हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजीज नीट के लिए क्या होनी चाहिए वो सब डिस्कस कर रहा हूँ। आपको किस पे ध्यान रखना है और क्या चीज़ आपको छोड़ते चले जानी है लास्ट मोमेंट पे। देखिए, आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट अब तक पता है केवल आप वही रिवाइज करेंगे, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक्सेप्शंस के चक्कर में मत पड़ो, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। 45 क्वेश्चंस में से ज़्यादा एक या दो क्वेश्चंस हैं जो एक्सेप्शनल पे बेस्ड आते हैं। इसीलिए अगर एक्सेप्शंस आपने नहीं रटे हुए हैं या नहीं रटे जाते हैं आपको, तो एक्सेप्शंस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जितना भी याद रहता है उतना ठीक है, और पैनिक मत होना एक्सेप्शंस को लेके। इसके बाद हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चंस आते हैं। कुछ चैप्टर बड़े हैं जहां से 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज आपको सुपरफिशियल पढ़ना है, यानी किसी चैप्टर को डीप में लेके नहीं जाना है, और किसी चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। सुपरफिशियल देखते चले जाओ, अपने सिलेबस को देखो। मैं अभी लेक्चर में केवल आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कि आपको हर चैप्टर में क्या क्या ऊपर ऊपर से रिवाइज करते हुए चले जाना है। ठीक। उसके बाद केवल एनसीईआरटी फोकस करना है, कोई भी दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं अगर आप क्वेश्चन देखने के लिए मन कर रहा हो। प्रीवियस क्वेश्चन देखने से फायदा ये मिलेगा आपको कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, इस चैप्टर से हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमें आता है, और नीट का जो स्टैंडर्ड है उस क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस अगर पाना है तो लास्ट मोमेंट पे केवल आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएं, कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगाएं। और जो बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं वो केवल मेरी कॉपी, यानी राय सर की कॉपी सफिशिएंट है रिवीजन के लिए, उससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहें, कूल रहें, माइंड को ठंडा रखें कि हाँ, हमको अब तक जितना आता है वो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, और हम पूरे कॉन्फिडेंस एग्जाम क्रैक करेंगे। देखो, अगर आपका दिमाग ठंडा रहता है तो आपको याद भी चीजें ज्यादा रहती हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको सोना भी जरूरी है। आप 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको चीजें याद रहें काफी समय तक, तो यहाँ पे सोना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप 20-22 घंटा केवल पढ़ो इस टाइम। इसके बाद आप अपना स्कोर बिल्कुल मत प्रेडिक्ट करो कि कितना कट ऑफ जाएगा, मेरा कितना आएगा, ये कोई नहीं जानता पेपर कैसा आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर इजी आएगा। तो कट ऑफ ना ध्यान रखते हुए आप केवल अपना बेहतर करने की कोशिश करो टाइम मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि नीट की जो मेन फाइट है वो नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट की फाइट है। समय कम पड़ जाता है और हमें ज्यादा चीजें आ रही होती है, हम कर नहीं पाते हैं। तो बेहतर है कि आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो आप सेटिस्फाइड रहें कि मुझे जितना आता था मैं करके आया। इसलिए टाइम मैनेज करते हुए अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। और याद रखिए कि केमिस्ट्री का जो पेपर रहेगा वो 35 क्वेश्चंस इजी लेवल के रहते हैं, इसीलिए मिनिमम 35 प्लस करने की कोशिश करिए। बाकी आपने साल भर जो तैयारी की होगी उसी हिसाब से आप 35 के ऊपर जाएंगे। लेकिन 35 अगर आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने फालतू चीजें ज्यादा पढ़ी हैं और इंपॉर्टेंट चीजें कम पढ़ी हैं। तो 35 प्लस अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इजी क्वेश्चंस पे अपने आप को फोकस करिए। आइए मैं डिस्कस करता हूं आपको जो नीट का सिलेबस है और आपको क्या क्या चीजें उसमें सुपरफिशियली जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेनी है अगले 2 दिनों में। तो चेकलिस्ट में हमारा पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक, ये पूरा उसका सिलेबस है। हालांकि पूरा सिलेबस पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। आप केवल यहाँ पर ध्यान देंगे मोल कॉन्सेप्ट पे और स्टोइकियोमेट्री पे। देखो, जो अमाउंट कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट है, अमाउंट कन्वर्जन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप एक तरह के अमाउंट को दूसरी तरह में चेंज करते हैं, यानी कि मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, और मोल्स में जो इंटर कन्वर्जन होता है, वो इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है सबसे पहले तो। और फिर स्टोइकियोमेट्री में अमाउंट अमाउंट कॉन्सेप्ट पे, कि एक तरह का अमाउंट दिया है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, और दूसरा पूछा है कि भाई रिएक्टेंट कितना यूज हुआ या प्रोडक्ट कितना बना, और यहाँ पे वो लिमिटिंग रीजेंट वाले क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। ठीक, तो आपको दो मेन फोकस करने हैं। अमाउंट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, 10-12 क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें प्रीवियस ईयर से। अमाउंट 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 पे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए स्टोइकियोमेट्री वाले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप थोड़े बहुत एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले क्वेश्चंस, ट्रिक से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, दो क्वेश्चन अगर आ जाए तो ठीक, अच्छी बात है। जो सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर इजी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं फॉर्मुला बेस्ड आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, कहां से, डी ब्रॉगली इक्वेशन से और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। इन दोनों से सिंपल न्यूमेरिकल आने की उम्मीद रहती है। और क्वांटम नंबर्स जस्टिफाई करने के लिए आता है कि भाई कौन से क्वांटम नंबर पॉसिबल हैं, कौन से पॉसिबल नहीं है, और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर क्या क्या होने चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और एसपीडीएफ और बाइटल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके शेप वगैरह के, कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या क्या बताते हैं, जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, साइज, ओरिएंटेशन,
शेप, ये सब आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा। ऑफ पॉली और हंस रूल, इस पे सिंपल क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल वायलेट हुआ है, इस तरह क्वेश्चंस आप लगा लीजिएगा। कॉन्फ़िगरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ट्रिक से आपने जो पूरा पीरियोडिक टेबल कॉन्फ़िगरेशन रटा हुआ है उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो आप बस मोटे तौर पे इतना आप कर लीजिए। बाकी जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्स मॉडल, केमिस्ट्री से तो क्वेश्चन वहां नहीं आता है लेकिन फिजिक्स से पक्का आता है, तो बोर्स मॉडल आप जरूर कर लीजिएगा। मेरा लेक्चर भी है बोर्स मॉडल पे पूरा, लेकिन अब आप बड़े लेक्चर को मत देखिए, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत बोर्स मॉडल में आप रेडियस वाले क्वेश्चंस को, वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस को और एनर्जी वाले क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चैप्टर इजी है और सुपरफिशियली इसको तुरंत तुरंत रिवाइज करिए, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी से क्वेश्चंस आता है, एक क्वेश्चन आता है पीरियोडिसिटी से। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया कि इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन आता है, इसी तरह से पीरियोडिसिटी से एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। जो पीरियोडिसिटी चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एक टॉपिक हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनके जो वेरिएशंस हैं इनके जो ट्रेंड्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। कुछ एक्सेप्शंस जो मैंने लिखवाए हैं वो आप करिए, याद होता है तो ठीक है, नहीं अगर याद रहता है एक्सेप्शंस तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप जनरल ट्रेंड के लिए यहाँ फोकस करेंगे। तो जनरल ट्रेंड पे फोकस करो और एक्सेप्शन अगर याद रख सकते हो तो रख लो, एक या दो क्वेश्चन चैप्टर से आने की उम्मीद रहती है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन तक तो आते ही आते हैं, 6 क्वेश्चन आ जाए तब भी आप कोई अचंभे की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अच्छा, क्वेश्चंस का जो इसमें पैटर्न है वो ऐसा है कि वीएसईपीआर और कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से करीब करीब 2 क्वेश्चंस आते हैं, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है। और वीएसईपीआर में फिर स्ट्रक्चर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या है, उसका ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, और कितने सिग्मा, कितने पाई बॉन्ड, कितने लोन पेयर, इस तरह क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। 2 क्वेश्चंस तो पक्का यहीं से आते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट वाला जो पार्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट यानी पोलैरिटी, इससे एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। इसके बाद जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, रेजोनेंस, रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, लुईस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस, इसमें जो आपने पूरा पढ़ा हुआ है कि सिग्मा कितने होंगे, पाई कितने होंगे, फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो लुईस स्ट्रक्चर और उसके बाद फिर बॉन्ड ऑर्डर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रेजोनेंस पे बेस्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो ये चैप्टर 3 से 5 क्वेश्चंस का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये मेन टॉपिक पे आप फोकस करिए, सुपरफिशियली ऊपर से रिवाइज करते हुए, एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान ना रखते हुए आगे बढ़ जाइए। इसके बाद स्टेट ऑफ मैटर है, यहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, कभी कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आएगा। देखिए इसमें आप 2 जगह से क्वेश्चन ज्यादा फोकस करेंगे। एक तो जितनी लॉज आपने पढ़ी हुई हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिल-लेज़ेक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये जितनी भी लॉज हैं, ये लॉज आप पढ़ लेंगे। इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है और किस चीज का वेरिएशन आपको पढ़ना है, ग्राफ वगैरह आप अच्छी तरह इसको पढ़ लेंगे। और सिंपल उन जो लॉस का जो रिलेशन निकल के आता है उस पर सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत टफ न्यूमेरिकल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो आइडियल गैस इक्वेशन के बाद जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर स्पीड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड, यानी 3 तरह की जो स्पीड है उनके जो रिलेशंस हैं, उनके जो रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो यहाँ जरूर आप फोकस कर लीजिएगा। जो तीनों एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड, ये जो जितने तीनों स्पीड थे उनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो डिविएशन है आइडियल बिहेवियर का, वैन डर वाल इक्वेशन, उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, वैन डर वाल कांस्टेंट A, वैन डर वाल कांस्टेंट B और Z का जो वेरिएशन है P के साथ, ये एनसीईआरटी में ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, इनको आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, काफी प्रीवियस क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और क्रिटिकल टेम्परेचर ए और बी आपस में रिलेटेड है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, अच्छा इसमें एक और ये लिक्विड स्टेट, हालांकि आप लोगों ने सॉल्यूशन में मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, वेपर प्रेशर क्या है, किसके बराबर है, किन बातों पर डिपेंड करता है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ग्राफ वगैरह के, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से आते हैं, बहुत डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सुपरफिशियल इसको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। फर्स्ट लॉ ऑफ सॉरी, जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है पूरा, इसको आप 2 पार्ट में देख सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी रहती है यहाँ से। जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, जिसमें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी,
और डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो रिलेशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके रिलेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आप सिंपल क्वेश्चन को देख लेना, जो कि आपस में रिलेट करता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनआरटी। तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। बाकी सेकंड पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है हेस लॉ। हेस लॉ पे क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। प्रीवियस क्वेश्चंस में काफी क्वेश्चंस हेस लॉ के हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, क्वेश्चंस का फॉर्मेट घुमा फिरा के लगभग वैसे ही रहता है। जो डेल्टा एच, डिफरेंट टाइप ऑफ डेल्टा एच है, उसमें 4 तरह के डेल्टा एच आपको ज्यादा जरूरी पढ़ने हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, डेल्टा एच कंबशन और फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक, और बाकी एंथैल्पी तो बहुत तरह की है जो कि हेस लॉ क्वेश्चंस को डील करने में हेल्प करती है। लेकिन जो आप लोगों ने एंथैल्पी पर्टिकुलरली पढ़ा हुआ है, किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर कंबशन का डेटा दिया रहता है तो डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट साइड, जैसे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं किसी रिएक्शन के लिए। उसी तरह अगर बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दिया रहता है तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो इस तरह का जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बॉन्ड एंथैल्पी, कंबशन और फॉर्मेशन एंथैल्पीज के लिए, उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो यहीं से आएगा पक्का, 100% एक क्वेश्चन आएगा डेल्टा डेल्टा यू का रिलेशन और हेस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से यहाँ आपको ये कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं अगर आपने वो पूरे लगा लिए हैं तो घुमा फिरा क्वेश्चंस उसी तरह से आने वाला है। बाकी इसमें जो सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है एंट्रोपी चेंज और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा एस और डेल्टा जी का जो आपस में रिलेशन है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो इस पर सिंपल न्यूमेरिकल्स आप लगा लीजिएगा और बाकी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा एंट्रोपी का जो कॉन्सेप्ट है, और फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, और थर्ड लॉ का स्टेटमेंट वगैरह जो क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों इक्वेशन है, डेल्टा एच डेल्टा यू का और डेल्टा जी और डेल्टा एच का, और हेस लॉ और एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर्मेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। तो सुपरफिशियली इसको रिवाइज करिए, आगे बढ़ जाएंगे। इक्विलिब्रियम चैप्टर है। इक्विलिब्रियम चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। देखो, एक क्वेश्चन वो आता है इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से और एक क्वेश्चन आता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, दो इसमें सेगमेंट्स हैं। तो एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से आता है, तो वो क्वेश्चन कहाँ से होता है मेनली, देखिए ली चैटलियर प्रिंसिपल आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। बाकी जो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं इसको देख लीजिए, और केसी केपी को कैसे रिलेट करना है, किससे, कंसंट्रेशन और प्रेशर से। अगर आपने पहले से पे काफी न्यूमेरिकल लगाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपका अगर ये वीक टॉपिक है तो छोड़ देना। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो याद रखना, केसी केपी दिया होता है तो कंसंट्रेशन प्रेशर पूछता है, प्रेशर के कंसंट्रेशन दिया होता है तो केपी केसी पूछता है। इस तरह क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। और ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, और जो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है एक क्वेश्चन वहां से आता है पक्का। वहां 4 टॉपिक है, अगर देखा जाए तो छोटे छोटे सुपरफिशियली आप उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप इसमें पढ़ लीजिएगा बफर सॉल्यूशन, 3 पॉइंट की बफर सॉल्यूशन कैसे पहचाना जाता है, कैसे वर्क करता है, और हेंडरसन इक्वेशन पे बेस सिंपल न्यूमेरिकल लगाइएगा, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल मत लगाइएगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन 100% आ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो केएसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर दिया हो तो सॉलिबिलिटी कैसे निकालते हैं, सॉलिबिलिटी दिया हो तो केएसपी कैसे निकालते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट का इसमें जो रूल है वो चीज पूछी जाती है। तो बहुत ही सिलेक्टिव वे में इसको पढ़िएगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हाँ क्वेश्चन इस साल पक्का आएगा ही आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के, आप उसको जरूर देख लीजिएगा विद कॉमन आयन इफेक्ट वाले। ठीक, और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, यानी कि एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन या उनके मिक्सचर का पीएच कैसे निकाला जाता है, ये अगर आपने पहले से पढ़ा है तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक, और हार्डनेसेस ऑफ जो सॉल्ट है उसका एलिमेंट्री आइडिया केवल पढ़ना है, यानी कि कोई सॉल्ट अगर वाटर में डाला जाएगा तो उसका पीएच एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, कौन ज्यादा एसिडिक को देगा पीएच, कौन कम बेसिक। इस टाइप का जो क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्ट का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो किस नेचर का होता है वो जरूर देख लीजिएगा इसमें। ठीक, तो अब देखो आपकी जो साल भर की तैयारी कैसी रही है वो आपको 35 के ऊपर ले आएगी, लेकिन जो टॉपिक मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो टॉपिक सुपरफिशियल है और आपको 35 प्लस पक्का एग्जाम हॉल में दिला देंगे, इसका एकदम गारंटी है। मैं आपको एग्जाम वाले दिन भी पेपर डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि देखो जो जो पॉइंट मैंने बताए थे क्वेश्चन सारे के सारे वहीं से पूछे गए हैं। तो 35 प्लस क्वेश्चंस अगर करने हो तो इन टॉपिक्स को सुपरफिशियली रिवाइज कर लो, बाकी तो आपकी साल भर की तैयारी है कैसी है वो निर्भर करेगी कि आप 40 क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन से मेनली दो चीजें पूछी जाती हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए। अगर कायदे से देखा जाए तो दो चीजें आनी चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए और बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए एसिडिक और बेसिक मीडियम में। और अलग अलग तरह का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद रहती है, या तो ऑक्सीडेशन नंबर से आएगा या तो बैलेंसिंग से आ जाएगा, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन आएगा इन्हीं दो टॉपिक से, ठीक है। फिर हाइड्रोजन चैप्टर की बात करें, इससे क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, क्वेश्चन अगर आ गया तो एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन अगर आएगा इस साल तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आएगा या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर से आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में ये जो हार्डनेस वाला कॉन्सेप्ट है कि परमानेंट हार्डनेस क्या है, टेम्पररी हार्डनेस क्या है और कौन कौन से मेथड से वो हार्डनेस रिमूव होती है, प्योरली एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा आपको नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्वेश्चन अगर आता है तो वो कंसंट्रेशन बेस्ड आता है, आपको इसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, उसके बाद परसेंटेज बाई वेट में ये सब एक्सप्रेस करना आना चाहिए और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और दूसरा इनको आपस में रिलेट करना आना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, अगर पहले से पढ़ा तो रिवाइज करिएगा, अदरवाइज नए तरीके से तो मत पढ़िएगा। देखो एस ब्लॉक से एक या दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है और वो टॉपिक, ये पूरा सिलेबस है नीट का, अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे तो वो एक दो क्वेश्चन कहाँ से आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से एनॉमलस बिहेवियर जो होता है और डायगोनल रिलेशनशिप, यानी कि लिथियम का और बेरिलियम का अपने अपने ग्रुप में एनॉमलस बिहेवियर है, हटके है, और लिथियम का एमजी के साथ रिलेशन और बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ जो रिलेशन है, इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक दिया ही हुआ है। एक टॉपिक तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी फिर जो सिंपल ट्रेंड्स हैं इसमें, मतलब ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप जो सिंपल ट्रेंड्स आपने पढ़े हैं और ग्रुप 1 ग्रुप 2 का जो कंपैरिजन आपने पढ़ा हुआ है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई और केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपरऑक्साइड जो बनता है उनकी जितनी ट्रेंड्स वगैरह आपने पढ़े हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आने की उम्मीद रहती है। और वाटर के साथ उनकी रिएक्शन, हाइड्रोजन से हाइड्राइड का बनाना, हाइड्राइड के जो ट्रेंड्स वगैरह हैं, हैलाइड्स के जो ट्रेंड्स हैं, केवल एनसीईआरटी फोकस करो, एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है इन सबका, उसको भले आप रिवाइज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में मैं वैसे भी एनसीईआरटी ज्यादा बिल्कुल फोकस नहीं करने की सलाह दूंगा, आपको अगर कुछ रीड करना है तो केवल एनसीईआरटी से रीड कर लीजिए, जो मैं अंडरलाइन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी और डायगोनल रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद फिर जो केमिकल ट्रेंड्स, ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोजन हेलोजन से रिएक्शन, और वो जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में इनके बारे में, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, बाकी मेरे नोट्स में जो भी मैटर दिया हुआ है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एमजी और कैल्शियम एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा फाइनली। और लाइम क्या है, लाइम स्टोन क्या है, ये सब थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, मतलब इनके फॉर्मूला वगैरह, अगर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है तो इनकी फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लाइम क्या है, लाइम स्टोन क्या है, जिप्सम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो इनके अगर केवल आप फॉर्मूला भी देख के चल रहे हैं, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कुछ फॉर्मुलेस पूछे गए हैं, तो उससे आपको रिवाइज करने में हेल्प हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर लगा लीजिए, इसको बिल्कुल मत छोड़िए, नहीं तो बाद में फिर पछताओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है एकदम इस मोमेंट पे। पी ब्लॉक की अगर बात करें तो पी ब्लॉक में टोटल पी ब्लॉक अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन की उम्मीद रहती है, पी ब्लॉक से 4 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं मैक्सिमम। देखो होता क्या है कि जनरली फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी क्या है किसी सेगमेंट से कम हो जाते हैं, किसी में बढ़ जाते हैं, तो अगर बढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक में बढ़ेंगे थोड़े बहुत, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक में आ सकते हैं, 15 से कभी कभी 18-19 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिजिकल या ऑर्गेनिक में फिर कम हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि ऑर्गेनिक में कम हो गए थे, इनऑर्गेनिक में बढ़ गए थे क्वेश्चन। देखो अब जैसे ग्रुप 13 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 में मेरे हिसाब से अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं मैक्सिमम, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे पी ब्लॉक के बारे में, ठीक। और इसमें एक्सेप्शंस नहीं है, जनरल पॉइंट्स हैं यहाँ पे केवल, और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस ग्रुप के लिए या अगले 2-3 ग्रुप के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद फिर इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस फैमिली के बारे में मैं समझता हूँ कि बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड, बोरेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद रहती है, सब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम का बिहेवियर है, एल्यूमिनियम का जो बिहेवियर है, एल्यूमिनियम के एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, तो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। और उसके बाद फिर इसमें जनरल ट्रेंड्स,
यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो ट्रेंड है, यानी कि एनसीईआरटी में जो बॉक्स में उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दी है, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एंथैल्पी। क्योंकि देखो बोरॉन फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो हाँ, मैं वैसे एक्सेप्शंस मना करता हूँ ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन एक्सेप्शंस ऑफ बोरॉन फैमिली मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जरूर आप पढ़ लीजिए। पूरे बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शंस भरे हुए हैं हर चीज में, तो वो जरूर देख लीजिएगा। पूरा जो एनसीईआरटी में ब्लॉक दिया हुआ है उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन, थेरेपी, आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई, उसको देख लीजिएगा। बोरेक्स, बोरिक एसिड और बोरोन हाइड्राइड को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक। अच्छा, जो 14 यानी कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली देखो, सबसे जो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट एक पैराग्राफ दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसमें स्टेटमेंट आपको 4 दे देगा और कह देगा गलत या सही बताओ। सिलिकेट्स के बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें सिलिकेट्स का फॉर्मूला वगैरह बस पूछ लेता है। सिलिकॉन के 3-4 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए, उसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है, उसको भी रिवाइज कर लीजिए। और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के बारे में 3-4 पॉइंट एनसीईआरटी से निकाल लीजिए, पैराग्राफ पढ़ के रिवाइज कर लीजिए। यानी कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, सिलिकेट, जियोलाइट, एनसीईआरटी से फटाफट फटाफट इसको रिवाइज कर लो। और एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें SiO2 भी दिया हुआ है, SiO2 उसको भी पढ़ लेना एनसीईआरटी से। बाकी इसमें ट्रेंड्स वगैरह अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो सेकंड पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होने की ज्यादा उम्मीद है। सुपरफिशियली इसको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। बाकी तो आपने जो साल भर पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इसके बाद देखो जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पूरी ऑर्गेनिक को समझने में हेल्प जरूर करता है, बट यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्योरिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यहाँ जो डुमास मेथड, जेल्डास मेथड वाला चैप्टर जो 11th का है, वहां से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है। कभी क्वेश्चन नहीं भी आता है तो वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, याद रखना। जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल वगैरह दिए हैं उसके फॉर्मुला आप देख लीजिए, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस कर लीजिए, वो सफिशिएंट है आपके लिए। उससे ज्यादा पढ़ने की डिटेल में जरूरत नहीं है उस पूरे टॉपिक को। आईयूपीएससी से क्वेश्चन डायरेक्ट अगर नहीं भी आता है, कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है। देखो आईयूपीएससी में क्या है कि वो किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो वहां दोनों काम हो गए, रिएक्शन भी पूछ लिया, नाम भी पूछ लिया। तो आईयूपीएससी से अगर अलग से टॉपिक नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत स्कोप है पूछने का। तो अब लास्ट मोमेंट पे आईयूपीएससी तो पढ़ने की बहुत जरूरत है नहीं, आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर अब आ भी नहीं पाएगा इतना में। ठीक है, तो इसमें आप बहुत टाइम मत वेस्ट करिएगा अपना। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इंडक्टिव इफेक्ट के जो 8-10 पॉइंट हैं, इसके बारे में वो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। और एनसीईआरटी में जो ट्रेंड दिया हुआ है कि भाई किसका, देखो ट्रेंड रटने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये है। अगर आप उसमें जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ इसका ज्यादा से कम है तो बहुत अच्छी बात है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं लास्ट मोमेंट पे। हाँ, रेजोनेंस में आप 2 पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना आना चाहिए, गलत है कि सही है, और 2 स्ट्रक्चर में कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए। केवल 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। हाइपर कॉन्जुगेशन की पहचान होनी चाहिए, इसके स्ट्रक्चर्स गिनने आने चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक। रेजोनेंस में केवल 2 बातें, स्ट्रक्चर गलत है कि सही है और कौन ज्यादा स्टेबल है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बस इतना सा, मेरी कॉपी में पूरी परफेक्ट तरीके से मैंने बनवाई हुई है, उतना सफिशिएंट आपके रिवीजन के लिए। ठीक। होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिजन में फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, इनमें आप केवल इतना पढ़ लीजिएगा कि स्टेबिलिटी वाले ट्रेंड, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अलग अलग इफेक्ट की पहचान, जैसे एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन की मदद से फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देखिएगा, और एक्सेप्शन से बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, जनरल कॉन्सेप्ट। इन ट्रेंड्स में याद रखना जनरल कॉन्सेप्ट आपके लिए ज्यादा जरूरी है एक्सेप्शन से। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है, इनके बीच के डिफरेंसेस से। और इनको पहचान होनी चाहिए कि अगर 4 ऑप्शन दिया है तो उसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, या आपको पहचान होनी चाहिए। उसके बाद रिएक्शंस का टाइप पहचान में आना चाहिए। आपने जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उनको कैटेगराइज करना आना चाहिए, कौन एसएन रिएक्शन है, कौन SN1 रिएक्शन है, कौन सी SN2 रिएक्शन है, कौन सी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, फिर फ्री रेडिकल एडिशन है, एलिमिनेशन में E1 है कि E2 है। तो मोस्टली आप ये रिएक्शन जरूर देख लीजिएगा, एलिमिनेशन में E1 E2, एडिशन में 3 तरह के एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और सब्स्टिट्यूशन में 3 तरह की, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2। इनकी पहचान से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, सिंपल रिएक्शंस की पहचान बस होती है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे।
हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें तो हाइड्रोकार्बन में 4 सेक्शंस हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। अगर हम एल्केन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन मैं जहां तक समझता हूँ वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आएगा, एसआर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आएगा। देखो इसकी मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्टिविटी से क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इससे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी नंबर ऑफ प्रोडक्ट में कभी कभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, कभी नहीं करता है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बिना ऑप्टिकल एक्टिविटी शो किए गिनो, और कभी कभी कहता है कि उसके स्टीरियो आइसोमर को ध्यान रखते हुए प्रोडक्ट को गिनो। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत आप इसमें जो लास्ट में रिएक्शंस दी गई हैं एल्केन चैप्टर में, जो उसकी कंबशन या पायलाइसिस रिएक्शंस जो हैं वो देख लीजिएगा लास्ट में, छोड़ भी सकते हैं इसको। कॉन्फर्मेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचान आनी चाहिए कि वो शो करेगा कि नहीं करेगा, और थोड़ा बहुत काउंट करना आना चाहिए, और ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी आनी चाहिए कि एक्टिव है कि इनएक्टिव है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर, एनेंटियोमर, मेसोमर, इनकी पहचान होनी चाहिए। आइसोमेरिज्म क्वेश्चन अगर आता है तो केवल पहचानने के लिए आता है, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट वेरीफाई करने के लिए आता है, जैसा कि कॉन्फर्मेशन से क्वेश्चन आते हैं। कॉन्फर्मेशन में जितना नोट मैंने दिया है वो उतना सफिशियंट है वैसे ठीक है। और बाकी एल्केन चैप्टर में थोड़ा बहुत आप इसमें देखना चाहें तो उसकी केमिकल रिएक्शंस देख सकते हैं, और इसमें कुछ 2-3 नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में उसको देख लीजिएगा। जैसे कि जब आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी से देख लीजिएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसमें रिएक्शंस हैं। 2-3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, अगर नेम रिएक्शन है तो ठीक। नेम रिएक्शन कोई भी एनसीईआरटी की है तो वो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से बाहर तो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एल्कीन से एक क्वेश्चन आ सकता है कि एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन से उसी तरीके से 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और वो क्वेश्चन या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो टॉपिक हो गया आइसोमेरिज्म से, या फिर इसकी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में हेलोजन का एडिशन, वाटर का एडिशन, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, एचएक्स का एडिशन ये पता होना चाहिए, और हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन का एडिशन ये पता होना चाहिए। और एक तुम्हारे कोर्स में रिएक्शन है HBr पेरोक्साइड वाली रिएक्शन, HBr पेरोक्साइड का जो पेरोक्साइड इफेक्ट है जो कि फ्री रेडिकल एडिशन होता है, इसको पढ़ लेना। एक ही रिएक्शन ऐसी है आपके कोर्स में फ्री रेडिकल एडिशन वाली। ओजोन लाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से अगर देखें तो ओजोन लाइसिस और हाइड्रोजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिए काफी पूछे गए हैं। और बाकी रिएक्शंस में केवल आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे हेलोजन, वाटर और हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन, HCl, HBr, इनके एडिशंस पे ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है KMnO4 के साथ जो आपने पढ़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा बेयर्स रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो मैकेनिज्म है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसको देख लीजिएगा, ठीक। इसी तरीके से एल्काइन की अगर बात करें तो एल्काइन में भी जो मेन पॉइंट है वो इसमें एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेलोजन का, हाइड्रोजन हैलाइड का और वाटर का एडिशन। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजनेशन तो आपने एक साथ पढ़ा हुआ है, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजनेशन, और उसके 3-4 एस्पेक्ट हैं हाइड्रोजन का जो एडिशन आपने पढ़ा है। और सेकंड इंपॉर्टेंट उसमें है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। जो एल्काइन होता है, जो टर्मिनल इसका C का H होता है, ये थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है, तो इसके बारे में जो चीजें आपको बताई गई हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो एल्काइन में आप 2 बातों को फोकस करिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन को। और इसमें भी ओजोन लाइसिस रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है, उसको भी देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कहाँ से, एरोमेटिक, एक क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम एल्काइन से। अच्छा, ये एक क्वेश्चन डेफिनेटली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आते ही आता है, 2 क्वेश्चन आ जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से आता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आता है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसकी मैकेनिज्म में काफी कुछ है जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म देख लेना, उसका इंटरमीडिएट देख लेना, उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेना। और सिंपल रिएक्शंस में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शंस हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस यानी ऑर्थो मेटा पैरा पे कहाँ जाएगा, कौन सा ग्रुप किस तरह का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस शो करता है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आ जाए तो भी बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी रहती है, और मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है एसिड रेन, ओजोन, ओजोन का जो डिप्लीशन है उससे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और पॉल्यूशन में मोस्टली वो एयर पॉल्यूशन को फोकस करते हैं, एयर पॉल्यूशन, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम हो तो आप वाटर पॉल्यूशन पढ़ा हो तो उसको रिवाइज कर लेना। वैसे आप बायोलॉजी में जो इकोलॉजी चैप्टर पढ़ते हैं,
इकोलॉजी में आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी वैसे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको जरूर रीड कर लीजिएगा। एसिड रेन, ओजोन, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, स्मॉग के बारे में ये पढ़ लीजिएगा, ठीक। और सफिशिएंट है इतना। सॉलिड स्टेट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आता है, 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद कमी है, एक क्वेश्चन बस पक्का आता है। और अगर क्वेश्चंस को देखें कहाँ से आता है तो इसमें बहुत टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो वो आपको सॉलिड का टाइप पहचानने को पूछ सकते हैं कि वो सॉलिड कैसा है, मॉलिक्यूलर है कि आयनिक है, कोवेलेंट मेटेलिक सॉलिड कैसा है, तो उसकी टाइप पहचाननी आनी चाहिए, अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है, और उनके बारे में उनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो एक टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसमें जो डेंसिटी है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी से न्यूमेरिकल आने की पूरी उम्मीद रहती है। डेंसिटी वाले फॉर्मूले में जितने वेरिएबल्स हैं उस पे सिंपल 4-5 तरह के क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। और फिजिकल पार्ट ऐसा है कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं लगभग लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चंस का पैटर्न वैसे ही रहता है जो एनसीईआरटी में पीछे चैप्टर पीछे रहते हैं। इसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी देख लीजिएगा, जो अलग अलग टाइप का सीसीपी आपने पढ़ा हुआ है, बीसीसी पढ़ा हुआ है, एफसीसी पढ़ा हुआ है, सिंपल क्यूबिक, उनकी जो एफिशिएंसी है, वॉइड की एफिशिएंसी है, वॉइड काउंट करना आना चाहिए, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और उसके बाद फिर अगर बात करें रेडियस रेशियो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अलग से। और डिफेक्ट्स में आप पॉइंट डिफेक्ट खासकर देख लीजिएगा, जो फ्रैंकल डिफेक्ट आपने पढ़ा है, शॉर्टकट डिफेक्ट पढ़ा हुआ है। जितने एनसीईआरटी में एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है उतना आपके लिए सफिशिएंट है, बाकी मैंने जो नोट्स बनवाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर टाइम हो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन आना, एक क्वेश्चन मेरे समझ से इस वाले पोर्शन से आ जाता है। डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी और पैकिंग एफिशिएंसी, और फिर जो एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला जो क्वेश्चन होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ दिक्कत भी होती है इस चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद रहती है। सॉल्यूशन को अगर देखें हम तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके बात करें तो सॉल्यूशन का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इसके जो सिंपल फार्मूला और इंटर कन्वर्जेंस है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद रहती है, ठीक। दूसरा फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो पूरा कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर का, पूरा कॉन्सेप्ट है राउल्ट्स लॉ, फिर उसके 2 अलग अलग केसेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किस पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसमें काफी थ्योरी पोर्शन भी है। और थ्योरी के साथ साथ इसमें जो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो चैप्टर काफी बड़ा है, और अगर आपने पहले से इसमें पढ़ा हुआ है तो ठीक है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर आप न्यूमेरिकल में कमजोर महसूस करते हैं तो कम से कम आप इसमें थ्योरी पढ़ के जरूर बैठिएगा। और उसके बाद फिर आइडियल नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन वाले एग्जांपल्स आने चाहिए। तो अभी आपके ऊपर है कि आप इसमें किस पोर्शन को ज्यादा तवज्जो देंगे। थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो सिंपल फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल करने हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। वेंट ऑफ फैक्टर फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत हर साल एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है वेंट ऑफ फैक्टर से, तो आप सिंपल क्वेश्चन वेंट ऑफ फैक्टर पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कंसंट्रेशन टर्म पे आप सिंपल क्वेश्चंस देख लीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए कम से कम, और इसके फटाफट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके थ्योरी को पढ़ते हुए सिंपल फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। बहुत डीप डीप में क्वेश्चंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के लिए हेनरी लॉ आप थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने टाइम अपने कैलिबर को देखते हुए आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। अगर हम बात करें कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जहां से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो वो मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोलाइसिस या लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में सिंपल न्यूमेरिकल आने की उम्मीद रहती है। फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ, सिंपल न्यूमेरिकल। या इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात करें तो एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें समझता हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्टेंस वाला जो टॉपिक है। कंडक्टेंस आपको पहचान होनी चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कापा के बारे में, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जो वेरिएशन है, जो फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने चाहिए, और कुल-रॉस लॉ। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा आपके लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हो जाएगा ये जो पूरा कंडक्टिविटी वाला जो टॉपिक है अप टू कुल-रॉस लॉ, ठीक। डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप छोड़ते चले जाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप देख लीजिए सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब भी आपको डाउट होता है कि कैसा क्वेश्चन इस पे आएगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए और देखिए, उससे हटके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है। इसीलिए अभी फिलहाल अपने आप को उसी तक सीमित रखिए। थोड़ा बहुत आपके पास टाइम हो, आपने पहले से पढ़ा हो,
तो आप जल्दी जल्दी सेल्स पढ़ लेंगे, गैल्वेनिक सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, इनमें जो एनोड कैथोड की जो रिएक्शंस है मोस्टली वही पूछी जाती हैं, तो उनको आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। और ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए ई नॉट सेल और ई सेल निकालने के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 2 हाफ सेल दिए होंगे, यानी कि ये जो टॉपिक है ना पूरा, ई नॉट सेल, ई सेल, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी और केसी, इसके रिलेशन पे क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनोड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर केस में, फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे सिंपल न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो गया ये जो कंडक्टिविटी वाला है अप टू कोलॉश लॉ, और उसके बाद फिर ई नॉट सेल, डेल्टा जी और केसी के आपस में इंटर रिलेशन पे बेस्ड सिंपल न्यूमेरिकल्स आने की उम्मीद रहती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कोरोजन और फ्यूल से थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, छोड़ भी सकते हैं आप चाहें तो इसमें, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए। थोड़ा बहुत आपको पहले से अच्छी तरह कमांड है, और आप थोड़ा सुपरफिशियली पढ़ते चले जाइए एक तरफ से। 2 दिन का टाइम है बस आपके पास फिलहाल, 2 दिन में आपको ये सब सुपरफिशियली देखना है, और अपने आप को ये मनाना है कि हाँ हमने ये सब पढ़ रखा है, हमें आता है, और कॉन्फिडेंट तरीके से एग्जाम हॉल में बैठना है। केमिकल काइनेटिक्स से लास्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन आने की इससे उम्मीद रहती है। कभी किसी किसी साल क्वेश्चन नहीं भी आया है, लेकिन हाँ ठीक है, आप 1 क्वेश्चन तो आप कम से कम उम्मीद करके चल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा यहाँ से पक्का। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है इसमें मोस्टली, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, 2 तरह का होता है। फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जो इसमें रेट लॉ आप पढ़ते हैं, इस तरीके की जो रेट लॉ पढ़ते हैं, उसमें रेट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कंसंट्रेशन चेंज हो गया तो रेट पे क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज हुआ तो रेट पे क्या चेंज आएगा। ऑर्डर निकालने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा बेस्ड वैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देख लेना। यानी कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये सब देख लेना। ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंसेस है, इसको देख लेना। और उसके बाद जो ऑर्डर की बात करें तो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 0 और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो भी कुछ है, जो भी ग्राफ है, जो भी फॉर्मूला है सिंपल न्यूमेरिकल निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए या फिर रेट कांस्टेंट निकालने के लिए, उनको आप बस फोकस करना, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फोकस करना। ठीक, अगर 4 ऑप्शन में सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का भी ऑप्शन है, तो यकीन मानो आपकी जो नॉलेज है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके। ठीक, और कोलिजन थ्योरी का थोड़ा सा लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको एक नॉवल रीडिंग कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये जो टेम्परेचर है ना, फैक्टर अफेक्टिंग वाला, उसमें जो लास्ट में आर्गेनियस इक्वेशन है, उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए, और डिफरेंट उससे ग्राफ जो है उसको पता होने चाहिए। और उस पर अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो इसमें 3 सेगमेंट में आप देख लेंगे। एक तो रेट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसमें ऑर्डर वगैरह क्वेश्चन आता है, ऑर्डर को वो मैकेनिज्म से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं फिर से आपको सलाह दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे, तो आप एक बार केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का देख लीजिएगा वहां, उसके बाद आप इस चैप्टर को रिवाइज करेगा तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को अच्छी तरह समझो और उनके डिफरेंसेस को पढ़ लो, पहली बात तो ये हो गई। ठीक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा, इसमें एक ऐसे कॉलम बनाकर दोनों के डिफरेंसेस को देख लेना अच्छी तरह से। और उसके बाद जो कोलॉइडल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह पढ़ो, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कोलॉइडल प्रॉपर्टीज में, कि ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड्स में सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या डिफरेंस होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर और माइक्रोमॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल आने की उम्मीद यहाँ पे कम रहती है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सेक्शन है भी, तो वो न के बराबर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा। टिंडल इफेक्ट, ब्राउनिन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस और कोगुलेशन, इनके स्टेटमेंट वेरीफाई करने आने चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो अच्छी तरह से लास्ट मोमेंट पे, उतना ही काफी है। और कोगुलेशन में फिर गोल्ड नंबर वगैरह थोड़ा बहुत दिया होगा एनसीईआरटी में, गोल्ड नंबर पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, गोल्ड नंबर पे केवल समझने वाला क्वेश्चन आता है, गोल्ड नंबर कम होगा तो क्या होगा, गोल्ड नंबर ज्यादा होगा तो क्या होगा। और डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो बस आप डेफिनेशन इसकी अच्छी तरह देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इमल्शन 2 टाइप का होता है, टाइप ऑफ इमल्शन की पहचान आपको होनी चाहिए। ठीक, तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, तो बहुत टाइम मत वेस्ट करिएगा इसमें, सुपरफिशियली पढ़िएगा। इसके बाद मेटलर्जी से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आना है, और पूरी तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आना है। इसमें ओट्स से लास्ट क्वेश्चन आया था, ओट्स आप जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर गाना वाना पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप केवल एनसीईआरटी में जितने ओर हैं उसको आप अच्छी तरह एक बार देख लीजिएगा, पूरा पैराग्राफ में दिया हुआ है।
और अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, तो इसमें डिफरेंट कंसंट्रेशन के प्रोसेसेस दिए हुए हैं 3-4, वो पढ़ लीजिए। फिर ऑक्सीडेशन के लिए जो भी इसमें दिया हुआ है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें हर से जो ये सब टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत कुछ उसमें ना सब टॉपिक दिए हुए हैं कि कितने तरीके से आप उसको रिडक्शन कर सकते हो और कितने तरीके से उसको रिफाइन कर सकते हो, और कौन सा मेथड किस तरह के ओर के लिए या किस तरह के एलिमेंट के लिए यूज होता है, वो सब एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, और किसी भी मेटल की कंप्लीट मेटलर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। एलिंगम डायग्राम्स पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 2-3-4 सालों में, तो आप उसको भी जरा एक बार फोकस कर लीजिएगा। एलिंगम डायग्राम पे बेस्ड, यानी एलिंगम डायग्राम क्या है और उसके क्या से कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं, अगर एलिंगम डायग्राम आप देखें तो किसके बीच में ड्रॉ करते हैं, नीचे अगर लाइन है तो उसको क्या बताती है, ऊपर लाइन वाली क्या बताती है, वो सब आप देख लीजिएगा इसमें। रिफाइनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफाइनिंग कितने तरह का होता है, कौन कौन से एलिमेंट के लिए होता है, वो पढ़ लीजिएगा। मतलब जो भी आपने एनसीईआरटी में यहाँ पढ़ा हुआ है ना, कि कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, और किसके लिए की जाती है, किस तरह का रिडक्शन किसके लिए किया जाता है, कौन कार्बन किसके लिए यूज करते हैं, सीओ किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए नहीं यूज कर सकते हैं, जो भी एनसीईआरटी में दिया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में 12th वाला जो चैप्टर पोर्शन है उसमें नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। आप मॉलिक्यूल्स में अमोनिया पे 3-4 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। अमोनिया प्रिपरेशन वगैरह जरूर देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन देकर कहेगा बताओ किस में अमोनिया बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है। ऐसे नाइट्रिक एसिड की कुछ रिएक्शंस दी गई हैं इंपॉर्टेंट, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, वो सब जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट और कंसंट्रेट केस में अलग अलग बिहेव करता है। और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन देख लीजिएगा। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पूरा एक टेबल में दिया हुआ है, उनका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और लुईस स्ट्रक्चर जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है उसी से आप इसके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड डिफरेंट उनके आप क्वेश्चंस डील कर सकते हैं। जहां तक फास्फोरस की बात है, फॉस्फीन एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, 3-4 पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। और पीसीएल3 पीसीएल5 में 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, उनके स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिएगा। और ऑक्सो एसिड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस दिया हुआ है, उनके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करिएगा। और स्ट्रक्चर में ये सब चीजें आती हैं कि कितने सिग्मा कितने पाई हैं, और कितना उसका एसिडिटी, बेसिसिटी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो चीजें इंपॉर्टेंट है ऑक्सो एसिड्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाइट्रोजन फैमिली में केवल आप मॉलिक्यूल से फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक। और ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में भी फिर से वही बात है कि मॉलिक्यूल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ट्रेंड्स वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस एस ब्लॉक से आते हैं। अगर पी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, तो ऑक्साइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स की पहचान आपको होनी चाहिए। कौन एसिडिक होता है, कौन बेसिक होता है, कौन न्यूट्रल होता है, कौन एम्फोटेरिक होता है, तो ऑक्साइड टाइप पहचान होनी चाहिए। ओजोन के बारे में एनसीईआरटी में पूरा एक पेज दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। तो ओजोन पे 4 स्टेटमेंट देगा, आपसे कहेगा वेरीफाई करो स्टेटमेंट, तो वेरीफाई करने के लिए आप एक बार ओजोन की रीडिंग जरूर कर लें। और उसके बाद इसमें सल्फर डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, जैसे ओजोन तैयार कर लो, सल्फर डाइऑक्साइड तैयार कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड, एक एक पेज दिया हुआ है, जल्दी से एक नॉवल रीडिंग करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को दिमाग में बिठाओ और आगे बढ़ जाओ। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में स्ट्रक्चर्स, ओनली स्ट्रक्चर्स आपको प्रिपेयर करना, बनाना आपको आता है तो आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं। बाकी एक्सेप्शनल पॉइंट अगर कोई आपको मिल रहा है तो उसको आप या तो अगर कॉन्फिडेंस है तो उसको पढ़ लो, नहीं है तो फिर उसको छोड़ दो। एक्सेप्शंस के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो, सुपरफिशियली लास्ट में रिवीजन करो। देखो लास्ट में पॉइंट होता है कि आप को अगर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमको इस चैप्टर में ये आता है, भले ही ये पॉइंट छूटा हुआ है तो जो छूटा हुआ उसको छोड़ दो, जो आता है आप उसको फोकस करो, क्योंकि हर चैप्टर से एक या दो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आपने तैयार किया क्वेश्चन वहां से आ जाए, लेकिन वो आप तब कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो आपका कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट मोमेंट पे। अगर हम बात करें ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जो भी हेलोजन फैमिली का ट्रेंड है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। और 2 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स भी केवल एनसीईआरटी से फोकस करोगे आप, अगर एनसीईआरटी को नॉर्मली रीड करोगे तो आपको 3 से 4 पॉइंट मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछने लायक हैं, आप उसको देख सकते हैं। और आप कोई और दूसरा पेपर अगर लास्ट मोमेंट पे लेके बैठोगे तो उसमें बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन दी रहती है, मत करो, कंफ्यूज जाओगे, टेंशन आ जाएगी। केवल एनसीईआरटी को एक फॉर्मल डिवाइस कर लो।
इंटर हेलोजन के बारे में 3-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन के स्ट्रक्चर पे। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस सल्फर हेलोजन, इनका केवल स्ट्रक्चर है, और ये एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर। अगर हम ग्रुप 18 की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन मेनली कहाँ से रहता है, तो ट्रेंड से रहता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड। मैंने एक पेज पे सारे ट्रेंड लिखवाए हुए हैं, आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, जो भी इसमें ट्रेंड्स आपको मिलेंगे सारे के सारे, बस आप वो पढ़ लो। और थोड़ा बहुत इसमें जो जेनॉन कंपाउंड्स हैं उनको जरूर देख लेना। जेनॉन कंपाउंड्स यानी कि जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड से कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, और उसके बाद फिर इनके जेनॉन कंपाउंड्स के मोस्टली जो हैं वो स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इन जेनॉन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को आप रिवाइज कर लेंगे ठीक से। और बाकी तो फिर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, ग्रुप में नीचे आते समय क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, और कुछ खास उनमें जो पॉइंट्स होते हैं नोबल गैसेस के बारे में पूछे जा सकते हैं। सुपरफिशियली पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। डीएफ ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आने की यहाँ उम्मीद रहती है, और आप सुपरफिशियली इसमें क्या क्या रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है K2CR2O7 KMnO4, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से आएगा 100%, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है। जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रिपरेशन, दोनों का एक प्रिपरेशन दिया है वो उसको रिवाइज करना है, इनकी प्रॉपर्टीज, और जो इनका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो इंपॉर्टेंट है। इस पर वो लोग न्यूमेरिकली बना देते हैं कि कितने मोल कितने का ऑक्सीडेशन करेगा, किसका नहीं करेगा, कौन कौन का ऑक्सीडेशन करेगा, कौन कौन इसके कलर को चेंज कर लेंगे। कलर के चेंज के बारे में जो नोट्स बनवाए गए उसको रिवाइज कर लेना। एक टॉपिक तो KMnO4 K2CR2O7 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ इसमें है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कंसिक्वेंसेस। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, वो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रीवियस ईयर में आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो यहाँ से पूछे गए हैं। प्रीवियस से क्वेश्चंस पक्का पढ़ लें। मैं समझता हूँ कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार प्रीवियस क्वेश्चन फटाफट पढ़ो, उसके बाद चैप्टर को रिवाइज करके आगे बढ़ जाओ। और सेकंड फिर इसमें मैं पॉइंट समझता हूँ वो ये कि जो इन्होंने एक एक पैराग्राफ दिया हुआ है मेटलिक कैरेक्टर के बारे में, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन नंबर, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एलॉय, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वहां से वो लोग स्टेटमेंट निकाल सकते हैं एलॉय फॉर्मेशन से, इंटरस्टिशियल कंपाउंड से, कैटालिटिक प्रॉपर्टी से, कलर से। तो वो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। मेरे समझ से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें KMnO4 K2CR2O7 है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और कंसिक्वेंस है। और थोड़ा बहुत फिर एक्टिनाइड्स में कुछ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे एलिमेंट्स के। देखो यहाँ से क्वेश्चंस क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, ऑक्सीडेशन नंबर के, और कलर के, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो उन्होंने एनसीईआरटी में जितना स्पेसिफाई किया है उतना ही पढ़ो, सारा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सारे एलिमेंट कलर रटे पड़े हो। जितना एनसीईआरटी में दिया है ना, खासकर जो कलरलेस होते हैं ना, जिनमें D0, F0, D10 या F14 होता है, जो कलरलेस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और आप प्रीवियस क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे समझ से इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है। और क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, तो देखो एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है कहाँ से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, और बहुत कुछ है जो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आपको उसमें स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल की, टेट्राहेड्रल की, स्क्वायर प्लेनर की जो स्प्लिटिंग है वो पता होनी चाहिए, स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं, पूरा नोट बनवाया हुआ है अलग से, उसको रिवाइज कर लीजिए उस तरीके से। वर्नर थ्योरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो उसमें काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत इजी थ्योरी है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस पता होना चाहिए, और उसमें मेनली पूछा जाता है कितने आयन इसमें आयनाइजेबल हैं, जो आयनाइजेबल हैं वही प्रेसिपिटेबल हैं, तो उस पर वो लोग सिंपल न्यूमेरिकल फ्रेम कर देते हैं। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल स्टीरियो में पहचान होनी चाहिए कि कौन सा इसमें जो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कौन सा ऑप्टिकल शो करेगा, और कौन सा 4 तरीके से आपने उसमें स्ट्रक्चरल पढ़े हुए हैं। तो इसमें आइसोमेरिज्म की पहचान से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है मेरे समझ से। एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से, एक क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, एक क्वेश्चन आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से उम्मीद कर सकते हैं। IUPAC भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, IUPAC से। और लास्ट में जो पैराग्राफ दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लास्ट में उसमें 10-12 पॉइंट है, उनको आप एक लास्ट मोमेंट पे पक्का रिवाइज कर लीजिएगा। तो IUPAC या फिर यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। यानी मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पक्का मिल जाएंगे। ये सब चीजें आती है ना, कलर्ड है कि कलरलेस है, और पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, उसका शेप क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अगर हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे आएंगे। एक क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है, मेरे समझ से क्वेश्चन SN रिएक्शन से ही आता है मोस्टली।
तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है पूरा SN1 का SN2 का, वो आपको अलग टॉपिक पढ़ाया गया है, उसमें आप देख लेना। पूरे उसकी जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है SN1 SN2 के बारे में, वो सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट से ज्यादा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म की पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो SN1 SN2 को अच्छी तरह आप देख लीजिएगा। और अगर हम बात करें थोड़ा बहुत, अगर टाइम हो, पहले से पढ़ा हो, तो DDT, फ्रीऑन, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये लास्ट में एक एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तो वो यहाँ से आ जाता है। बाकी जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो SN1 SN2 से ही आता है, ठीक। और जो हेलोजन अगर बेंजीन पे लगा होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन बेंजीन पे, तो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम लोगों को मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया है, और एक बेंजाइन मैकेनिज्म भी पढ़ाया है। तो ये 3 तरह की रिएक्शन यहाँ पे हेलो एरीन से रिलेटेड पूछी जा सकती है। बाकी SN1 SN2 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कहाँ बनता है, इंटरमीडिएट कहाँ बनता है, रिएक्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किसमें वॉल्जन इन्वर्जन होता है, किसमें केवल रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होता है, किसमें केवल इन्वर्जन होता है, और उसके बाद फिर इसमें कौन कौन से फैक्टर SN1 को बढ़ावा देते हैं, कौन कौन से फैक्टर SN2 को फेवर करते हैं, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट जिसमें आता है, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ SN1 होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ SN2 होगा, कहाँ नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर देख के आपको पहचान होनी चाहिए, कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, या कंडीशन देख के आपको पहचानना आना चाहिए। तो देखो इस चैप्टर में 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो SN के पूरे टॉपिक से आता है, या फिर हेलो एरीन के टॉपिक से आता है, इनके रिएक्शंस पे आता है, SESN बेंजाइन मैकेनिज्म। और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आना होगा तो फिर वो जो लास्ट में इन सब के बारे में एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, वहां से स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं वो। तो बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर हमको रिएक्शंस याद नहीं हो रही हैं, बस आप इतना सुपरफिशियली नोट पे आपको बनवाया गया है, आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करें अगर, तो एल्कोहल चैप्टर जो है, एल्कोहल से और फिनॉल से 2 से 3 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि चैप्टर से अल्कोहल फिनॉल से 1 क्वेश्चन और ईथर से 1 क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन तो आने की उम्मीद रहती है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो अल्कोहल से इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, अल्कोहल से इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इसमें विक्टर मीयर टेस्ट आता है और लुकास टेस्ट आता है, दोनों इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। डिहाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें एलिमिनेशन E1 और E2 दो तरीके से होती है, वो मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। और अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, गर्म करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा। कौन ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन देगा, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं यहाँ पे, ठीक। और मिथनॉल इथनॉल के बारे में लास्ट में एक पैराग्राफ दिया, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे समझ से यहाँ पे एक तो अल्कोहल का बनना यानी कि हाइड्रेशन, अल्कोहल का बनना यानी हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो कि आपने एल्कीन और एल्काइन में पढ़ा हुआ है, एल्कीन एल्काइन में आप ये पढ़ते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हाइड्रेशन से अल्कोहल का बनना, और फिर उसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन E1 E2 होना। तो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन अल्कोहल में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अल्कोहल की SN रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई हैं। अल्कोहल की SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें अल्कोहल में OH हटाकर हम वहां पे क्या लाते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो ये जो SN रिएक्शंस है जिसमें अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में चेंज होता है, ये पूरी एक 8-10 रिएक्शंस का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ये पहले चैप्टर में दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में दिया हुआ है। तो अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया, डिहाइड्रेशन E1 E2 हो गया, इसमें 3-4 एस्पेक्ट हो गए, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश यानी लुकास और विक्टर मीयर टेस्ट हो गया, और उसके बाद फिर अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का बनना, SN रिएक्शंस का होना, जिसमें आप ये सब पढ़ते हो PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, HX से, कैसे अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनता है और उनकी रिएक्टिविटी वगैरह। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल आप बिल्कुल भी एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़िए। फिनॉल की 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी हैं, कोलबेज रिएक्शन है और रायमाटिमन रिएक्शन है। तो उन दोनों को मैकेनिज्म आप पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शंस सम अप की गई हैं उससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिनॉल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन आ ही रहा है फिनॉल से, देख रहा हूं मैं। और फिनॉल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, फिनॉल का हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, वो सब भी आप देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मतलब फिनॉल आप पढ़ेंगे तो फिनॉल में मेरे ख्याल से 10 रिएक्शंस के आसपास आपको मिल जाएंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में, उससे बाहर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रायमाटिमन रिएक्शन और कोल बेस रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म देख लीजिएगा।
ईथर से लास्ट मोमेंट पे मैं दो ही बात आपको कहूंगा रिवाइज करने के लिए। एक तो विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, ये एक SN2 रिएक्शन है। और कौन सा ईथर बन सकता है, कौन सा ईथर नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, ये सारी बातें यहाँ आती हैं। और फिर ईथर की रिएक्शन एसिड के साथ, HX के साथ, HCl, HBr, HI के साथ, तो उसमें क्लीवेज ऑफ ईथर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये भी एक तरह की SN रिएक्शन होती है, हालांकि SN2 भी हो सकती है, SN1 भी हो सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, विलियमसन सिंथेसिस और क्लीवेज ऑफ ईथर। इन पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, तो कॉन्फिडेंट रहेंगे आप कि हाँ ईथर से आप क्वेश्चन यहाँ बना लेंगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट मोमेंट पे आप केवल इतना ही रिवाइज करिए जितना मैं बता रहा हूँ आपको। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसमें इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 4 एडिशंस पढ़े हुए हैं। एक HCN का एडिशन पढ़ा हुआ है, एक RMGX का एडिशन पढ़ा हुआ है, एक NaHSO3 का एडिशन पढ़ा हुआ है, ठीक, और एक अल्कोहल का जिसमें एसिटिलिक कीटल बनता है। तो ये 4 एडिशंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस हैं इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी जो कैनिजारो और एल्डोल है, एल्डोल इंपॉर्टेंट है और कैनिजारो इंपॉर्टेंट है, उन दोनों रिएक्शंस को पक्का रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह से, पक्का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया और एल्डोल कैनिजारो हो गया। और फिर आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन भी पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, जिसमें आप लोगों ने अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, एल्डोल कैनिजारो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस चैप्टर में कुछ टेस्ट दिए हुए हैं लास्ट में, इस चैप्टर में कुछ टेस्ट हैं, टेस्ट से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहती है। कौन कौन से टेस्ट हैं? टॉलरेंस टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट है, बेनेडिक्ट टेस्ट है ना, शिफ्स टेस्ट है, शिफ्स टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, आइडोफॉर्म कह लो या हेलोफॉर्म टेस्ट कह लो, ठीक है। तो 2,4-DNP टेस्ट है। तो टेस्ट भी आपको अलग से कराए गए हैं, टेस्ट आप देख लीजिएगा। तो इस चैप्टर में 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डोल कैनिजारो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन और टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है, एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। और कार्बोक्सिलिक क्वेश्चन अगर आएगा तो वो क्वेश्चन मेनली एसिडिक नेचर से आता है, तो इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं। आप एक्सेप्शंस पर ना ध्यान दें, आप मेजर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, कॉन्सेप्चुअली आप कैसे अप्रोच करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। और बाकी इस एनसीईआरटी में जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना ABCD फॉर्मेट वाले, ABCD फॉर्मेट वाले, वो क्वेश्चंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस को पूछा जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शंस की डिटेलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी रिएक्शंस कन्वर्जेंस में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मेरे समझ से मैं समझता हूँ वो है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर एक रिएक्शन उसमें दी गई है हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट समझता हूं मैं, ठीक। तो ये सब आप जरूर देख लीजिएगा। और एसिड डेरिवेटिव्स का बनना, यानी कि जो उसके 4 डेरिवेटिव है ना, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एमाइड ईस्टर का फॉर्मेशन, 4 रिएक्शंस वो इंपॉर्टेंट है। तो डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, हेल-बोलार्ड ज़ेलेंस्की, एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म वगैरह उसको आप देख लीजिएगा। अब आप केवल रिवाइज करो आप फास्ट। एमाइंस चैप्टर जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग वाला, उसमें देखो साइनाइड एस्टाइनाइड की जो रिएक्शंस हैं उसमें आपको कुछ डिटेलिंग नहीं पढ़नी है, केवल 2 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है जो मैंने एक तरीके से पढ़ाई हुई है, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ पूछा जाता नहीं है साइनाइड एस्टाइनाइड में। डायजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आप समझ लो 1 या 2 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। तो डायजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्वर्जेंस में बहुत यूज होता है ये, यानी N2Cl, इसका बनना और इसकी 2 तरह की रिएक्शन, SN रिएक्शंस, SE रिएक्शंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस। एमाइन चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, उसमें काफी एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा कि आप बेसिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चंस लगाइए बिना एक्सेप्शंस के, एनसीईआरटी बेस्ड आप लगाइए केवल, जो कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको इसमें 5-6 मेथड आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, 2 नेम रिएक्शंस हैं, एक है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और एक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। मैं समझता हूं कि अगर क्वेश्चन इससे आएगा तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर गैब्रियल थैलामाइड और या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन क्वेश्चन आएगा, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन एक आ सकता है। बाकी इसमें फिर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट से क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। और टेस्ट मैं समझता हूँ एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से या फिर
एन कंटेनिंग से आएगा। 4 टेस्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप पढ़ने को तो बहुत सारे टेस्ट पढ़ सकते हैं, बट आप एनसीईआरटी को ही मेनली फोकस करें, जिसमें 4 टेस्ट में एक तो एजुराई टेस्ट हो गया, एक कार्बाइलामाइन टेस्ट हो जाएगा, एक उसमें हाइजेनबर्ग, एक हो गया उसमें हेंसबर्ग जो रीजेंट टेस्ट है वो टेस्ट हो जाएगा, और HNO2 का जो रिएक्शन है सबके साथ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के साथ, वो जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। सुपरफिशियली इसको पढ़ते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। अब आप कोई एक्सेप्शनल रिएजेंट, देखो कोई भी रिएक्शन या रिएजेंट जो एनसीईआरटी में नहीं दिया उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे केवल, इसलिए मत पढ़ो, लास्ट मोमेंट है, कूल रहो कि जितना पढ़े उतना सफिशिएंट है। बायोमोलिक्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आप उम्मीद करते हैं पक्का आता है, और कार्बोहाइड्रेट सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि कभी कोई क्वेश्चन प्रोटीन से या विटामिन न्यूक्लिक एसिड से आ सकता है। अब अगर क्वेश्चन हार्मोन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड से आएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आप एनसीईआरटी में जितना केमिस्ट्री में दिया उससे ज्यादा जानते हो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आपको बायोलॉजी में स्ट्रक्चर वगैरह की डिटेलिंग उतनी नहीं दी रहती जितनी कि केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स की दी गई है। तो कार्बोहाइड्रेट पे आप फोकस करिए एनसीईआरटी को लेके, यहाँ से क्वेश्चन एक आने की पूरी उम्मीद रहती है। और मोस्टली आप किस पे फोकस करो, जितना एनसीईआरटी में दिया है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इसमें कौन कौन सी यूनिट्स से बने होते हैं और उनमें बॉन्डिंग किस तरह की होती है, और कौन से कार्बन C1 C4 के बीच में है कि C1 C6 के बीच में है, इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो कहाँ पाई जाती है। और इसमें जब आप तुम पढ़ोगे तो इसमें एपीमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, ऊसा जोन फॉर्मेशन कौन करते हैं। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे प्रॉपर्टीज, तो, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ते समय ये सारी बातें आ जाएंगी। तो यहाँ मेनली मैं समझता हूँ तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस दी गई हैं तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप कार्बोहाइड्रेट को फोकस करो और एनसीईआरटी की नॉवल रीडिंग कर लो, और दो चीजों को ज्यादा फोकस करो, उनके स्ट्रक्चर को और ग्लूकोज की रिएक्शंस को। और जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ क्या क्या, एपीमर, एनोमर, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, म्यूटा रोटेशन, ऊसाजोन फॉर्मेशन, ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे जाते हैं अलग से, तो वो सब आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। बाकी प्रोटीन आपने बायो में पढ़ा होगा, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ना चाहते हो तो उसमें कुछ 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, और कौन कौन सी बॉन्डिंग उनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ये सब आपसे केवल क्वालिटेटिव आइडिया पूछा सकता है कि कौन कौन सी बॉन्डिंग उनके स्ट्रक्चर को जो है स्टेबलाइज करती है। पॉलीमर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। 2 तरह क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसमें लेक्चर बनाया भी था आपकी। स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता है, या तो मोनोमर का स्ट्रक्चर, पॉलीमर का स्ट्रक्चर, या फिर उसका क्लासिफिकेशन। 2 ही तरह क्वेश्चन आते हैं, या तो पॉलीमर को क्लासिफाई करना आना चाहिए, किस तरह का पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, कि को पॉलीमर है, होमो पॉलीमर है, इलास्टोमर है, फाइबर है, पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है, 2 बातें बस कह रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और मोनोमर पॉलीमर का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो वो आप एनसीईआरटी से देख लेंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इस तरह के छोटे चैप्टर केवल एनसीईआरटी से फॉर्मल रीड कर लो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो वो क्वेश्चन केवल एग्जाम्पल से आता है। एनाल्जेसिक, ट्रांसक्लाइजर, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफर्टिलिटी ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटिस्टामाइन, इनके स्ट्रक्चर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, और बहुत ही सिलेक्टिव रहिए कि किस टाइप का ड्रग है और उसका एग्जाम्पल क्या है, किस टाइप का ड्रग है उसका एग्जाम्पल क्या है, बस। और फूड प्रिजर्वेटिव में जो स्वीटनिंग एजेंट है, आप उसके कुछ 3-4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी सोप और डिटर्जेंट आपको पता है क्या होता है, और उनके भी एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम डेरिवेटिव्स होते हैं वो सोप होते हैं, और सल्फोनिक एसिड के जो होते हैं वो डिटर्जेंट होते हैं। उनके क्लीजिंग एक्शन को थोड़ा देख लेंगे आप, ये सरफेस केमिस्ट्री में भी खैर ये पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो अब आप सुपरफिशियली अगर आप पढ़ते हैं तो 35 प्लस क्वेश्चन आप बना लेंगे। आप पेपर देने के बाद भी जब मैं आपको एनालाइज कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे 35 क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते थे। तो अभी भी आपके पास जो टाइम बचा है, आप सुपरफिशियली पढ़ो, कूल रहो, अपने साल भर की मेहनत को मत बर्बाद करो। और साल भर की मेहनत अगर आप चाहते हैं कि सही सफलता पूर्वक आप इंप्लीमेंट कर सकें एग्जाम हॉल में, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए,
दिक्कतें सबके साथ हैं इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में, और उन दिक्कतों से आगे आपको निकलना है, अपना बेस्ट एफर्ट देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।